कहते हैं बॉर्डर पे खड़ा एक जवान दुश्मन की गोली से उतना नहीं डरता जितना कि कई बार उसे अपनी चोट पहुंचा देते हैं और अपने जब इतने शांत हो जाए जब उसको उनकी ज़रूरत हो तब वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। यही हुआ था भारत के साथ 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हो रहा था। उस समय हिमालयन बॉर्डर पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जो दोनों सेनाओं के बीच में लड़ाई करने को मजबूर कर रहे थे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा एक कारण था जब भारत ने दलाई लामा को 1959 में भारत में रहने की जगह दे दी, क्योंकि चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर कब्जा करना शुरू कर दिया था। और इन सबों से परेशान दलाई लामा भारत से मदद की गुहार लगाया उन्होंने, और भारत ने उसकी मदद भी कर दी। ये बात लगभग चीन को इस तरह से चुभ गई कि चीन बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने बॉर्डर पे झड़प शुरू कर दी। यही सबसे बड़ा कारण था जब भारत के चीन बॉर्डर पर लड़ाई झगड़ों का सिलसिला शुरू हो गया। अब बता दें, इसके बाद ही चीन ने और भारत ने भी अपने अपने बॉर्डर्स पे सेनाओं को भेजना शुरू कर दिया। और ये पहला मौका ऐसा था जब दोनों देशों की सेनाएं आज आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी और पूरी तरह से लड़ाई करने के मूड में थी। यानी कि आप कह सकते हैं मैकमोहन लाइन एक बार फिर से खून खराबे में सनने वाला था, क्योंकि एलएसी पर अभी भी बहुत शांति थी। वहाँ के हालात इतने नहीं बिगड़े थे जितना कि मैकमोहन लाइन पर बिगड़ चुकी थी। वो दिन था 20 अक्टूबर 1962 का, जब चीन ने लद्दाख में अटैक कर दिया। और इस हमले का जवाब देने के लिए भारतीय सेनाएं बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं, क्योंकि उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि चीन इस तरह से अटैक करेगा। अब आपको बता दें, इसी के साथ मैकमोहन लाइन पर भी झड़पें शुरू हुए। यानी कि आप कह सकते हैं दो फ्रंट पर चीन ने एक साथ हमला कर दिया। और भारत की तैयारी पूरी अच्छे से न होने के कारण भारत को काफ़ी कुछ उस समय झेलना पड़ा था। और यह लड़ाई लगभग 1 महीना चला। यानी कि 20 नवंबर 1962 को जब चीन ने काफ़ी एरिया भारत का कब्जा लिया, तब उसने एक तरफा सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। उस समय चीन लगभग बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जिस पे अपना अधिकार जमा चुका था और उसने युद्ध से हाथ पीछे कर लिया। और उसने करीब 2 में से 1 ऐसे जगह थे जहाँ पे एरिया को लेकर झगड़ा चलते थे और बहस होती थी, उससे अपना विड्रॉल शुरू कर दिया, अपनी सेनाओं को धीरे धीरे पीछे बुलाने लगा। और भारतीय आर्मी को भी यही लगा कि चीन अब लड़ाई नहीं चाहता है। इसके लिए भारत ने भी अपनी सेनाओं को अक्साई चीन से हटा लिया। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और चीन अपने रणनीति में आगे बढ़ता रहा और उसने धीरे धीरे भारतीय सेनाओं के वापस जाने के बाद अक्साई चीन पर अपना कंट्रोल कर लिया था। और ये सिलसिला चलता ही रहा। 1962 में एक समय ऐसा भी आया जब अरुणाचल प्रदेश का आधा से ज़्यादा हिस्सा चीन के आर्मी यानी PLA के अंडर में ही आ गया। अब आप सोच सकते हैं कि चीन ने एक छोटा सा कदम बढ़ाया, लेकिन वह कदम धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि पूरा अरुणाचल प्रदेश का आधा से ज़्यादा हिस्सा और अक्साई चीन का काफ़ी हिस्सा चीन ने अपने अंडर ले लिया। लेकिन इतनी सी बात भी भारत को समझ में नहीं आई, या कह लीजिए भारत के जो पॉलिटिशियंस थे उनको ये बात तब भी नहीं समझ में आई कि चीन आखिर धीरे धीरे ही करके भारत की ज़मीन हड़पते जा रहा है। क्योंकि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो चीन को हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे और उसी भाई ने भारत को धीरे धीरे काटना शुरू किया था। और काटते काटते वो इतना सारा हिस्सा भारत का गबन कर गया था। उसके बाद चीन ने फिर एक बार सीज़ फायर का ऐलान कर दिया और इस बार फिर सीज़ फायर एक तरफा ही था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि चीन ने मैकमोहन लाइन पर युद्ध रोक दिया और सारी जगह से अपने सेनाओं को हटाने का दावा करने लगा। उसके बाद हटा भी लिया, लेकिन बात तब तक बहुत बिगड़ चुकी थी और भारत को जो खोना था भारत ने बहुत कुछ खो चुका था। उसके बाद जब युद्ध विराम हो गया एक तरफा, तो भी भारत के सामने समस्याएं बहुत बड़ी थी और वो समस्याएं थी लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम, यानी ये दोनों सेनाओं के लिए ही थी। क्योंकि भारत ने जब ये देखा कि भारत की आर्मी चीन के लिए काफ़ी नहीं पड़ रही, क्योंकि चीन की आर्मी उस समय बहुत एडवांस थी, उनको हाइट का सपोर्ट था और वो पूरी मूड में थे। ये नहीं कि अचानक उन्होंने ये सब नहीं किया था, भारत तो अचानक ही इन सब चीज़ों को देखने का मौका मिला, इसलिए भारत ने खुद को तैयार भी नहीं कर पाया था। लेकिन उनको हर मामले में भारत के सेनाओं के ऊपर एडवांसमेंट था और इसी के बाद उन्होंने ये सारा कारनामा करके दिखाया। अब
बहुत सारी समस्याएं दोनों सेनाओं के पास थी, लेकिन भारतीय सेनाओं के पास ज़्यादा समस्या थी, क्योंकि भारतीय सैनिकों को न तो खाने का सामान मिलता था, न ही लड़ने के लिए उनके पास गोलियां पर्याप्त होती थीं, और न ही उनको किसी ऐसे टेंट की व्यवस्था की गई थी जिसमें वो ठंड से बच सके। यानी कि दुश्मन की गोलियों से ज़्यादा तो भारतीय सेना के जवान या तो भूख से मर गए या तो फिर ठंड से मर गए। लेकिन उसके बाद भी भारत के जो राजनीतिज्ञ थे, या फिर कह लीजिए डिफेंस मिनिस्ट्री थी, उनकी आंखें फिर भी नहीं खुली थी। उनको अभी भी ऐसा लगता था कि भारत चीन का मुकाबला कर सकता है और अच्छे तरीके से कर रहा है, क्योंकि कमियां बहुत थी, कोई उसको खोलना नहीं चाहता था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो अभी भी नींद से नहीं जागे हुए थे, क्योंकि उनके बयान से कभी ऐसा लगा ही नहीं कि भारत के लिए सिरदर्द चीन बहुत बड़ा मैटर खड़ा कर चुका है। वो अभी भी हिंदी चीनी भाई भाई के राग को अलापते रहते थे। ये सारा युद्ध लगभग 4250 मीटर की ऊंचाई पे लड़ा जा रहा था ज़मीन से। लेकिन सबसे बड़ी खामियाजा ये रहा भारत के लिए कि भारत ने अपने नेवी और एयरफोर्स को यूज़ ही नहीं किया। ये सारे के सारे या तो पानी में ही सड़ते रह गए या फिर अपने रनवे पे ही टिके रहे। अगर भारत इन दोनों का यूज़ करता तो शायद चीन को पीछे खदेड़ा जा सकता था। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि अगर भारत ने इन दोनों सेनाओं का यूज़ किया तो लड़ाई और बढ़ेगा और भारत ये झगड़ा और ज़्यादा दिन तक चलेगा, और ये बात उनको अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए दोनों ही सेनाओं ने इस एयरफोर्स और नेवी को यूज़ करने का फैसला नहीं किया, यानी कि दोनों सेनाओं की आर्मी ने ही इसको लड़ा। और आपको बता दें, उस समय भारत की एयरफोर्स चीन के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने इनको यूज़ करने का फरमान नहीं जारी किया। कुछ हो जाने के बाद भारत के पास खोने के लिए अब कुछ खास नहीं बचा था। भारत जिस चीज़ को बचाना चाहता था वो लगभग चीन के हिस्से में चला जा चुका था, और न ही भारत के नेताओं को कोई इसकी परवाह थी और न ही डिफेंस मिनिस्ट्री को इसके बारे में कोई ज़्यादा चिंता थी। वो बस एक दूसरे पर दोष मढ़ने में लगे हुए थे और अपनी जान बचाना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि अक्साई चीन को पूरी तरह से चाइना ने अपने अंडर में ले लिया, और भारत उसके बाद दुख मनाता ही रह गया। और उसके बाद भारत के काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिला। भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति को पूरी तरह से खारिज कर दिया, और उसके बाद जो एलएसी था, अब वो एलएसी न रह के डी फैक्टो बॉर्डर्स में कन्वर्ट हो गया। यानी कि अब उसकी जो अवधारणा थी वो भी डी फैक्टो बॉर्डर्स में कन्वर्ट हो गई। यानी कि आप कह सकते हैं बॉर्डर्स में भी तबादले हुए, परिवर्तन हुए। उसके बाद चाइना को दुनिया ने एक बार, पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया ने चाइना की एक बैड इमेज के रूप में देखा और माना कि चीन अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के लिए बहुत ख़तरनाक है और वो बॉर्डर्स पर अशांति फैलाता है। क्योंकि उससे पहले चीन को लोग इस नज़र से नहीं जानते थे। उनको लगता था कि चीन छोटे मोटे झगड़े करने में माहिर है और ऐसा करता है। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद 1964 में चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट का परीक्षण किया, और उसके बाद कुछ दिन बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध हुआ, यानी कि 1965 में। और उसमें चाइना ने पाकिस्तान की भी काफ़ी मदद की। यही कारण था कि पाकिस्तान भी युद्ध करने के लिए बहुत परेशान था, और उसको एक पावर मिली क्योंकि चाइना पहले भी इंडिया को हरा चुका था। तो उसको लगता था कि अब चाइना की मदद से पाकिस्तान भी भारत को हरा चुका था। इसी सोच की वजह से पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। हालांकि पाकिस्तान इस मकसद में कामयाब तो नहीं हो सका, लेकिन उसने अपनी जो इरादे थे वो जाहिर कर दिए। इसके बाद दुनिया को पता चल गया कि चीन और पाकिस्तान आपस में मिले हुए हैं। अमेरिकन व्यू जो होते थे वो ये मानते थे कि चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और उनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बहुत है। इसी वजह से अमेरिका अब चीन और पाकिस्तान पर बहुत तिरछी नज़र रखने लगा। इसके बाद भारत में भी काफ़ी बदलाव आए। चीन में तो बहुत कुछ हो चुका था और चीन को जो चाहिए था वो लगभग मिल चुका था। उसके बाद भारत ने भी अपने बहुत सारे पॉलिसीज़ में चेंजेस लाए। उसके बाद भारत ने धड़ाधड़ बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करना शुरू किया, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे दौर में फंस चुके थे जहां से वो न आगे जा सकते थे और न पीछे। लोग उनकी बुराई करना शुरू कर दिए और उन पे बाहरी और आर्मी का प्रेशर बढ़ने लगा, क्योंकि अब वो समय आ गया था कि जब आर्मी के अधिकारी और देश के अंदर के ही बहुत सारे अधिकारी और नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका दोष मढ़ने लगे और मानने लगे कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो अपना ओपिनियन था हिंदी चीनी भाई भाई का, उसका फेलियर है। इसके बाद क्या था, पूरे भारतीयों में भी एक तरह का देशभक्ति की भावना जागने लगी, और फिर क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीछे हाथ धो के बढ़ गए। और इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी एहसास हुआ कि उन्होंने क्या गलती किया है कि इतना बड़ा खामियाजा भारत को उठाना पड़ा है। और
भारत के उस समय के राष्ट्रपति के द्वारा भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की काफ़ी आलोचना हुई और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लापरवाह लीडर तक कह दिया, क्योंकि उनकी जो ब्रदरली पॉलिसी थी यानी हिंदी चीनी भाई भाई वाली, वो बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये थी कि उस समय भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो था वो अपना ज़्यादातर समय अपने आप को सुधारने की बजाय एक ऐसे लीडर को यानी डिफेंस के एक ऐसे लीडर को जिसको कृष्णा मेनन कहते हैं, उनको हटाने में बिता दिया। यानी कि आप कह सकते हैं एक अधिकारी को हटाने के लिए उन्होंने पूरा जी जान लगा दिया और उनका मानना था कि इन्हीं की वजह से वो भारत चीन के सामने हार गया है। लेकिन उन्होंने अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं किया और ज़्यादातर समय इन्हीं में बर्बाद किया। यही कारण था कि भारत आज भी अपनी गलतियों को छुपाता आता है, एक दूसरे पर मरता आता है, और ये ट्रेंड बहुत पहले से ही भारत में था। कि जानकारों का यहाँ तक मानना है कि भले ही भारत उस समय मिलिट्री तौर पर चाइना से हार गया हो, लेकिन देश के जो जवान होते हैं वो अभी भी जीतने के जज्बा के साथ बॉर्डर पर खड़े थे। लेकिन उसको मिलिट्री डिफीट यानी सेनाओं की हार भले ही कह सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा आप ये कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल डिज़ास्टर था। यानी कि राजनीतिक तौर पर यह एक तरह का आप कह सकते हैं बहुत डिज़ास्टर ही कह सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तबाही सिर्फ पॉलिटिकल वीक लीडरशिप की वजह से हुआ था। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर भारत ने नेवी और एयरफोर्स को नहीं यूज़ किया तो उसके पीछे का कारण ये था कि उनको CIA यानी अमेरिकन खुफिया एजेंसी की तरफ से एक सूचना मिली थी कि भारत को नेवी और एयरफोर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। और भारतीय जो लीडर थे उस समय के, उन्होंने आँख बंद करके इस चीज़ को मान लिया, क्योंकि उनको लगता था CIA उनका बहुत भला चाहने वाला है और उनको उससे फ़ायदा होगा। और आपको बता दें कि युद्ध ख़त्म होने के बाद पता चला कि उस समय चाइना के पास न तो तिब्बत में कोई ऐसा खास रनवे था कि जिससे वो अपनी एयरफोर्स को भारत के सीमाओं में भेज सकें, और न ही उनके पास कोई फ्यूल था कि उनके टैंक भारत के बॉर्डर तक आ सके यानी हिमालयन बॉर्डर तक। अब आप समझ लीजिए कि अगर भारत उस समय अपनी एयरफोर्स का यूज़ किया होता तो चीन को उसके घर में घुसकर मार सकता था। हिमालयन रीजन तो बहुत दूर की बात है कि चीन यहाँ तक पहुँच भी सकता था। इसके बाद जो हमारे देश के सेना के अधिकारी थे उस समय के तत्कालीन, उन्होंने यानी कृष्ण मेनन ने उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपने पोस्ट से। उसके बाद नए अधिकारी आए, लेकिन जो दौर था अपनी गलतियों को छुपाना, दूसरों पर मरना, वह उसके बाद भी चलता रहा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या भारत ये युद्ध अपने से हारा था, या भारत के जवान कमज़ोर पड़ गए थे, या भारत खुद युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं था। तो ये सारे सवाल जो हैं इनका एक ही जवाब है कि जी नहीं। आप इसको कह सकते हैं कि सेना के कुछ ऐसे अधिकारी थे जो कि चीन को हल्के में ले रहे थे और उसके इरादों को भांप नहीं पाए समय रहते। और राजनीतिक तौर पर हमारे देश के जो लीडर थे उस समय के, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, वो भी चीन को एक दुश्मन के तौर पर नहीं बल्कि एक भाई भाई के तौर पर देखते थे। और उनको लगता था कि चीन हमारे बुरे कंडीशन में भी हमारे साथ भाईचारे का रिश्ता निभाएगा, और उसके बदौलत उन्होंने चीन को बहुत सारा सपोर्ट दिया। अब आप जिसके वीटो पावर की बात करते हैं वो पहले भारत को ही मिल रहे थे, बट नेहरू के कहने का मतलब तो ये था कि हमें वीटो पावर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम हिंदी चीनी तो वैसे भी भाई भाई हैं। तो नेहरू के कहने पर वो वीटो पावर चीन को मिल गया, और चीन ने इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा आगे चल के भारत से लिया, और वो अपने हर एक पड़ोसियों से लेता है। इसलिए आप ये सोच सकते हैं कि भारत को मारने वाला चीन नहीं था, बल्कि भारत को 1962 में मारने वाला हमारे ही देश के लीडर थे, जिन्होंने भारतीय सेनाओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और अपने आंतरिक मामलों में इतना उलझे रहे कि उन्होंने दुश्मन को पहचानना ही नहीं चाहा। और उसका नतीजा ये हुआ कि भारत को आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो न चाहते हुए भी चीन के अंडर में रखना पड़ता है, और भारत उनको कब और कैसे वापस लेगा ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपना राय ज़रूर हमें इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, आपको इंडियन डिफेंस, एरोस्पेस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।